हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी के प्रीलिम्स का वन मार्क्स सीरीज में। आज सेशन 10 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अप्रोच देखेंगे क्वेश्चंस की, साथ ही एग्जामिनर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है और उससे रिलेटेड जो जीएस टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कशन करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मैनी ट्रांसप्लांटेड प्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज। चार ऑप्शंस दिए गए। इसमें पूछा गया है कि ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग्स होते हैं कई बार कुछ बढ़ते नहीं, ग्रो नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है। इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है द न्यू सोइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। दूसरा है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। तीसरा है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। ट्रांसप्लांटेड अगर सीडलिंग्स की हम बात करें, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स, तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें एक प्लांट को मूव किया जाता है। प्लांट को मूव किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। यहाँ से प्लांट को उठाया जाता है। जो जर्मिनेटेड सीडलिंग्स होते हैं, जो फुल्ली जर्मिनेटेड होते हैं, पूरी तरह से अंकुरित सीडलिंग होते हैं, उनको उठाया जाता है और उसको दूसरी लोकेशन पे जाके ट्रांसप्लांट किया जाता है परमानेंट लो ग्रोइंग सीजन में। और मेनली ये किया जाता है जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, कैवेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आदि के लिए। मेनली हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती है उनके लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो आपने जनरली बचपन में भी देखा होगा या आपने कभी भी किया होगा, गार्डनिंग की होगा, आपने से कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होगा। तो जब हम एक छोटे से पौधे को उठाकर दूसरी तरफ जब शिफ्ट करते हैं, दूसरे पोर्ट में शिफ्ट करते हैं, किसी भी तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें जो दिक्कत आती है सबसे बड़ी, अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि कई इसलिए नहीं ग्रो करते हैं कि द न्यू सोइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, कि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब आप किसी पौधे को दूसरी जगह प्रतिरोपित करेंगे, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये ख्याल रखेंगे कि दूसरी जिस मिट्टी में, जिस पोर्ट में, जिस जगह हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसमें फेवरेबल मिनरल्स हों। नहीं तो हम उसको ट्रांसप्लांट ही क्यों करेंगे। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं होता। दूसरा है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स ग्रिप्स द न्यू सोइल टू हार्ड। और थर्ड है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट। अगर पत्तियां लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से जनरली जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ पे जनरली उस टाइम असर नहीं पड़ता है। अगर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर पत्तियों को थोड़ा सा डैमेज हो भी जाता है तो उससे कोई खास असर होता नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये। जनरली आपने देखा होगा पहले भी कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी सीडलिंग्स को या किसी पौधे को, तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखी जाती है वो ये है कि उसकी जड़ें जो हैं, उसकी रूट्स, उनको ज्यादा असर नहीं है, रूट नहीं कट जाए। जब हम उसको ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो रूट का मेन ध्यान रखा जाता है, क्योंकि होता क्या है ट्रांसप्लांटेशन में मेनली कई सारे पौधों की रूट हेयर्स लॉस्ट हो जाती हैं। अब जब रूट हेयर्स लॉस्ट हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है, रूट हेयर लॉस्ट होने का एक कारण है क्योंकि जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो ड्राई सॉइल होती है, जो जड़ों के साथ मिट्टी होती है, वो सूख जाती है। और ये क्या करती है, सूखने के बाद पूरा मॉइस्चर ले लेती है प्लांट का। ड्राई सॉइल पूरा मॉइस्चर प्लांट का ये ले लेती है, टेक्स अवे। इसके कारण से क्या होता है, ये जो रूट हेयर्स हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं और इसी के कारण से कई पौधे नहीं बढ़ पाते। जो इसका सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है एक्स देश में, कोई एक देश मान लीजिए, एक्स देश है, कोई भी मान लीजिए, इंडिया मान लीजिए, किसी भी देश को नाम मान लीजिए, इसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। इसमें पूछा गया है मेनली कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी किसी कंट्री में, तो नेसेसरीली इनमें से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसके कारण तो नेसेसरीली होगी ही होगी, अनिवार्य रूप से होगी होगी। ये पूछा गया है मेनली। क्वेश्चन को जो यूपीएससी फॉर्म करता है उसको पढ़ने की आपको कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू ऑकर, मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, उसमें कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये है क्वेश्चन। अब इस चार ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, ठीक है। दूसरा है एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है। थर्ड है एक्स में पूंजी निर्माण होता है। फोर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। एक एक ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उससे कंट्री एक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसकी क्या गारंटी है। जरूरी थोड़ी कि वो टेक्निकल प्रोग्रेस कंट्री एक्स में हो रही है या कंट्री एक्स, मान लीजिए पूरे विश्व में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अगर हम मान लें नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, तो नॉर्थ कोरिया में इस टेक्निकल प्रोग्रेस से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसका क्या कारण है। इसका कोई भी लिंक नहीं बनता है।
तो इसलिए देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरीली नहीं होगी किसी कंट्री में। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा पहुंचा सकता है टेक्निकल प्रोग्रेस, पर कंट्री एक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ हो नेसेसरीली, अनिवार्य रूप से ये नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। दूसरा है एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि का इकोनॉमिक ग्रोथ से वैसे भी जनरली कोई संबंध नहीं है। अगर वो जनसंख्या जिसकी हम बात की जा रही है वो अगर स्किलफुल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में काम करेगी, जो कि ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि डिपेंडेंस बढ़ाएगी किसी देश की। तो ऐसे में जनसंख्या का एक्स देश में अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका भी नेसेसरीली इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, ये गलत हो जाता है। डी है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है दुनिया की इकोनॉमी में, लेकिन इसका कंट्री एक्स से कोई संबंध है नहीं डायरेक्टली। जब तक कंट्री एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो नेसेसरीली इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री एक्स में, अगर दुनिया में विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, इसका कोई लिंक नहीं है। इसका जो है सीधा सा आंसर है सी, कि कंट्री एक्स में इकोनॉमिकली ग्रोथ नेसेसरली जब होगी जब कंट्री एक्स में पूंजी निर्माण होता है। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स। जैसे अगर देखें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण होता है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसको उत्पादन कहते हैं, उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, रोजगार बढ़ेगा। और साथ ही पॉवर्टी कम होगी। तो फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये सारे फैक्टर काम किस में करते हैं? पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है। तो ये सारे फैक्टर क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे देश की जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, और इस तरह से फाइनली बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरली। तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कि कैपिटल जो गुड्स है इनका एक्यूमुलेशन होना। अभी कैपिटल गुड्स में क्या आ गया? इक्विपमेंट्स आ गए, टूल्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें। तो ये जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। और ये ही काम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर ही मान सकते हैं इनको आप। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी बढ़ता है जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इसका सही आंसर है वो है सी, देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू occur इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन कैपिटल कंट्री एक्स। ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, इनमें से कौन से सही है ये पूछा गया है। पहला है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरली फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा है विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। और फाइनल है विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय भंबाकों द्वारा ही होता है, वायरसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाई बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो इसमें सबसे सिंपल जो केच है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है। ये 2013 का पेपर है, एक्चुअली 2013 का क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये जनरली पता होगा कि वायरस से जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, लेकिन ये केवल बायोलॉजिकल वेक्टर्स के द्वारा ही ट्रांसमिट नहीं होते। क्योंकि अभी आपने देखा कोविड की बात चल रही थी, जब कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस, वो भी क्या है? वायरस है। केवल बायोलॉजिकल वेक्टर्स के द्वारा थोड़ी फैल रहा था। उसके लिए लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, हर चीज़ को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सब्जियों को धो रहे हैं, हर जो भी काम एक कर सकते हैं वो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड ओनली बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स। ये केवल बायोलॉजिकल वेक्टर्स के द्वारा ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, ये किसी भी तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरे ऑप्शन गलत है, और ये यूपीएससी यही जानना चाह रहा था। यूपीएससी इन दोनों डिटेल में नहीं जानना चाह रहा था, यूपीएससी जानना चाह रहा था कि आप ये सिंपल सी बात जानते हैं, नहीं जानते। ऑप्शन 3 को आप गलत करो, आंसर निकल के आता है 1 ओनली। और यही आंसर है, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। क्योंकि वायरस जो होते हैं उनमें खुद में क्या केमिकल एनर्जी, केमिकल जो मशीनरी है वो नहीं होती जो उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होते, ठीक है, डीएनए आरएनए के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस का ये में करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसमें ये रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये क्या सिंथेटिक मीडियम में ग्रो नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि सिंथेटिक मीडियम ग्रो नहीं होते, क्योंकि ये क्या कहाँ ग्रो होंगे? लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल्स कोशिका के अंदर ये ग्रो होते हैं, सिंथेटिक मीडियम में प्रोड्यूस नहीं होते। इसलिए पहला और दूसरा गलत है। वो सॉरी, दूसरा और तीसरा आंसर है पहला, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। ये क्या करते हैं? होस्ट सेल के ऊपर सर्वाइव करते हैं मेनली। इसका आंसर है केवल एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन occurs occur इन डिजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? कि जनरली क्या होता है, अलग अलग बायोटिक इकोसिस्टम में, क्लाइमेटिक इकोसिस्टम में जो अलग अलग तरह के जो पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, उनमें हर तरह का आपको रूपांतरण दिखता है, पर्टिकुलरली क्लाइमेट के हिसाब से। इसी तरह से पूछा गया है कि जो मरुस्थल क्षेत्र में जो पौधे होते हैं, उनमें किस तरह के रूपांतरण होते हैं? क्या उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जो उनको मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए, उनमें वहां पर सर्वाइव करने के लिए कुछ अलग से मॉडिफिकेशन उनमें होती हैं? ये पूछा गया है। अब इनमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कठोर एवं मोबिन पर्ण, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, मतलब उनकी जो पत्तियां होती है वो हार्ड होती हैं और वैक्सी होती हैं। दूसरा है लघु पर्ण एवं पत्नहीनता, टाइनी लीव्स और नो लीव्स के, उनमें पत्तियां ही नहीं हो। तीसरा है पर्ण की जगह कांटे, थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स की पत्तियों की जगह कांटे हो। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एबीसीडी, पूछा गया है इन चारों तीनों में से कौन कौन से सही है। अब आप देखिए, जो मरुस्थल क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ मॉडिफिकेशन होता है। और लीफ मॉडिफिकेशन तीनों रूप में होता है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स भी होती है, टाइनी लीव्स भी होती है, थोर्न भी होते हैं। उसका कारण क्या होता है? मेनली जो होता है वो है वाटर लॉस। मरुस्थलीय क्षेत्र में वाटर लॉस ज्यादा होता है प्लांट में। तो ऐसे में अगर पत्तियों का साइज बड़ा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। ऐसे में पत्तियां छोटी होती हैं या पत्तियां नहीं होती, बिल्कुल सही है। दूसरा, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे जो जानवर हैं वो, उनको भी वाटर लॉस होता है, उनके शरीर से भी उनको भी मॉइस्चर की या वाटर की जरूरत होती है या फिर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो पत्तियों को खाते हैं, पौधों की पत्तियों को। इस कारण से अब पौधों को भी सर्वाइव करना है, तो इस वजह से हार्ड लीव्स होती हैं और वैक्सी लीव्स होती हैं। इसी कारण से थोन्स होते हैं पत्तियों पे, ताकि उनको खाए नहीं जो और अन्य जीव वहां पर रह रहे हैं। क्योंकि सबको सर्वाइव करना है, नेचर का ये इतना अच्छा तरीका है ना, सबको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ नेचर देती है। तो ये थॉर्न्स होते हैं, इसलिए उनमें तीनों चीज पाई जाएंगी आपको, 1 2 3। इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3। क्योंकि उनके जो तने होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं। और जो मेनली वैक्स कोटिंग होती है लीव्स पे, उसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। क्योंकि वैक्स कोटिंग जब लीव्स पे होगी, वैक्सी लीव्स होंगी, तो वाष्पीकरण उतना तेजी से नहीं होगा, वो परावर्तित हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये वैक्सी लीव्स होती हैं। इसी वजह से ये तीनों चीज मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जलह्रास रोकने के लिए जो पौधे मिलते हैं उनमें पाई जाती है। 1 2 3 इसका सही आंसर है वो है डी, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 95 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नॉन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज। प्रकृति के जो ज्ञात बल हैं इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल जिसको बोलते हैं। एक है विद्युत चुंबकत्व बल, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक है दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। अब इन 4 बलों के बारे में इनसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? इन चारों के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है इनमें से कोई एक गलत स्टेटमेंट है। पहला है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। दूसरा है विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, रेडियो एक्टिविटी का कारण है। और फोर्थ है प्रबल नाभिकीय बल, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। ओके, चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? अगर हम बात करें फंडामेंटल जो फोर्सेज है नेचर की, वो 4 हैं। हमने अभी देखा कौन कौन से हैं। एक है ग्रेविटी, जो कि एक्ट किसके बीच में करती है? ऑब्जेक्ट और मास के बीच में। दूसरा है वीक फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बात करें ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या है? वीकेस्ट है, सबसे कमजोर फोर्स माना जाता है इन चारों में, वीकेस्ट। और ये वीक फोर्स क्या करता है? ये मेनली ऑब्जेक्ट और मास के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरीके का, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट रेंज इसकी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये किसके बीच में काम करता है? इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काम करता है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और इसकी इनफाइनाइट रेंज होती है। इसी तरह से बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये पार्टिकल डिके को गवर्न करता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, काफी शॉर्ट रेंज होती है। लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और प्रोटॉन और, सॉरी सॉरी, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, वेरी वीक। और दूसरी चीज, ये शॉर्ट रेंज होता है, जो कि हमने देख लिया है।
लास्ट जो होता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन इसकी रेंज होती है शॉर्ट रेंज होती है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करता है न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर बात करें वीकनेस की, तो सबसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे वीकेस्ट होता है, उसके बाद वीक फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब इसमें बात क्वेश्चन ऑप्शन देखें हम, तो इसमें पहला ही जो स्टेटमेंट है, देख ली जनरली यूपीएससी जो ए स्टेटमेंट है ना, उसको इसी तरह से रखता है ताकि आपका उस पर सबसे कम ध्यान पड़े और आप उसको मिस कर जाएं। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, यही सही आंसर है, जो कि गलत है। ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन चारों में। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निकट अतीत में हिग्स सॉरी निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? The efforts of to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What is or the importance or importances of discovering this particle? तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें पूछा गया है जो हिग्स बोसन कणों को खोजा गया था, इनके कारण क्या इंपॉर्टेंस है इस डिस्कवरी की, एक्चुअली ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था, इसका कारण था स्टेटमेंट में चार तीन ऑप्शन में, ये क्वेश्चन पूछने के कारण थे उस समय हिग्स बोसोन की खोज हुई थी, और ये इसको लेके काफी आर्टिकल हर पेपर में आए थे। जैसे अगर मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने दो ही आर्टिकल रखे हैं। एक जुलाई 2012 का आर्टिकल है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर हिग्स बोसोन लाइक पार्टिकल। सेकंड है मार्च 6 टू 2013 का एक आर्टिकल है, हिग्स बोसोन क्लोजर देन एवर। इसमें अगर हम बात करें हिग्स बोसोन की, तो हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है इसको डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था? पीटर हिग्स ने। पीटर हिग्स इनका नाम था, और इसी 1960s के आसपास ये डिस्कवर हुआ था, और इसी को गोल्ड पार्टिकल कहा जाता है, गोल्ड पार्टिकल। इसको क्यों डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर करने के पीछे जो इंपॉर्टेंस था वो था ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनमें मास होता है, उनमें द्रव्यमान होता है, और इसको क्या है ना, हिग्स पार्टिकल को, ये जो एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जिसको हिग्स फील्ड बोलते हैं यूनिवर्स में, हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड क्या है? ये एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है, इनविजिबल, अदृश्य एनर्जी फील्ड है यूनिवर्स में, उसका ये पार्ट है हिग्स बोसन पार्टिकल। और ये जो मेनली फील्ड है, ये पार्टिकल है, ये रिजोल्व करता है किस चीज को, जो मिस्ट्री है किसके पीछे, ओरिजिन ऑफ मास के पीछे, कि मास का ओरिजिन कहां से हुआ, उसके लिए कई फायदेमंद है, उसके महत्व को जानने के लिए। और जनरली क्या होता है, इस हिग्स फील्ड से जब कोई अदर पार्टिकल ट्रेवल करता है, कोई दूसरा पार्टिकल, तो ये वो क्या करता है, मास को एक्वायर कर लेता है। कोई भी एक पार्टिकल जो इस फील्ड से ट्रेवल करेगा, गुजरेगा, तो वो एक्स्ट्रा मास को एक्वायर कर लेगा। ये इसलिए इसमें मेनली जो जानने के लिए, मतलब जिसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है वो है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनमें द्रव्यमान होता है, ये अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए इस पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा, पहला है, इसमें ऑप्शन दिए तीन, ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू भाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया है, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यूपीएससी जब इस तरह के लंबे स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा दो तीन बार पढ़िया कीजिए, क्योंकि वो गलती होगा मोस्टली टाइम। ये हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये सही बात है कि हिग्स बोसोन के कारण हमें जो न्यूक्लियर फिजन के लिए फ्यूल्स चाहिए या बेटर फ्यूल्स चाहिए, उनको समझने की मदद मिलती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था उस समय कि ये हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक, वन ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साथ ही एक चीज और बता दूं, अभी एक आर्टिकल हिंदू में दोबारा से आया था जुलाई 2022 को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इस साल जो 28 मई को एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 10 साल हुए हैं हिग्स बोसोन के, और इसको लेकर कई आर्टिकल कई पेपर में आए थे, तो इसको आप दोबारा से पढ़ के जाइएगा हिग्स बोसोन को, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा गया है माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को, हैज बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोराइजर इनेबल्स द प्लांट्स टू। इसमें कहा गया है जो डिग्रेडेड साइट्स होती हैं, जो निम्नीकृत स्थल होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए जो माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज माइक्रोराइजा इनेबल्स द प्लांट्स। अब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए कि माइक्रोराइजा किस तरह से प्लांट्स को इनेबल करता है।
पहला है सूखे के प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र से बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। रेजिस्ट ड्रोट एंड इंक्रीज ऑब्जर्वेटिव एरिया, ऑब्वियसली बात है। दूसरा है टोलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। और फाइनल है रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। थर्ड, तीन स्टेटमेंट्स में दिए गए। अगर हम बात करें माइक्रोराइजा की, माइक्रोराइजा, तो माइक्रोराइजा क्या होता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में? फंगस और प्लांट के बीच में। फंगस और प्लांट के बीच में जो सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसको बोला जाता है माइक्रोराइजा। और ये क्या करता है? इसमें जो फंगस का रोल होता है, जो प्लांट के राइजोस्फीयर में काम करता है, मेनली रूट सिस्टम जिसको बोलते हैं। और इसका काम जो रोल होता है माइक्रोलॉजी का, ये प्लांट के न्यूट्रिशन में रोल प्ले करता है। रोल इन प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण जो होता है प्लांट का, उसमें इसका रोल प्ले होता है। दूसरी चीज है जो सोइल बायोलॉजी होती है, सोइल केमिस्ट्री होती है, उसमें इसका रोल होता है। फंगस क्या करता है? कोलोनाइज करता है जो होस्ट प्लांट है उसके रूट टिश्यू को मेनली। फंगस जो प्लांट के रूट टिश्यू जो होते हैं, राइजो स्फीयर जो होता है, उसको मेनली ये होस्ट करता है। और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को माइक्रोराइजा बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है अगर हम किसी डिग्रेडेड लैंड में इसको इसी तरीके से पुनर्स्थापित करते हैं? इसका फायदा क्या होता है? इसमें क्या होता है, फंजी में क्या होता है मेनली, जो इसमें एबिलिटी होती है किस चीज की, कि ये एक्सट्रीम ऑफ पीएच को टॉलरेट कर सकती है, कितना एसिडिक हो। दूसरी चीज है हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकती है। जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि इसमें पूछा गया है मेनली डिग्रेडेड साइट्स, जो डिग्रेडेड साइट होंगी वहां पर मेटल हो सकता है, मेटल टॉक्सिसिटी ज्यादा हो, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो, तो उसको भी ये एबिलिटी होती है इसमें कि इसको भी टॉलरेट कर सकता है। साथ ही जो ड्रोट रेजिस्टेंस वाला सीन होता है, ड्रोट सूखे का, या फिर सेलिनिटी की बात करें हम, उसको भी ये रेजिस्टेंस करती है और ये फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करती है, ये इसकी खासियत होती है। तो इस वजह से अगर हम इस स्टेटमेंट को देखो तो सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम ऑफ पीएच को टॉलरेट कर लेती है, बिल्कुल सही है। रेजिस्ट करती है डिजीज इंफेक्शन को, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 1, 2 एंड 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? विच हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पीएम, द चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, 1952 को। और ये एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी निकाय, किस चीज का? प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का उस समय, जिसका काम था कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है भारत का उसको बढ़ाना, इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिएट करना। ठीक है, और इसको चेयर कौन करता था? तो प्रधानमंत्री इसके चेयर थे। इसमें कौन कौन सदस्य होते थे? तो ओबीसी बात है राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद है, पूरे देश की बात कर रही है, तो ओबीसी बात है राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते थे। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी होते थे। उसके अलावा इसमें होते थे जो यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो इसमें होते थे। उसके अलावा कौन होते थे? प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स, योजना आयोग के जो सदस्य होते थे, वो इसके सदस्य होते थे। लेकिन जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो इसके सदस्य नहीं होते थे। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा वो है 1, 3 एंड 4। तो सही आंसर है इसका 1, 3 एंड 4, बी ओनली। उस समय न्यूज में भी थी एनसीडी, क्योंकि उस समय की जो मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की जयललिता, ये उन्होंने ह्यूमिलेटेड फील किया था। वो एनडीसी की मीटिंग होनी थी उस समय, वो वॉकआउट कर गई थी उस मीटिंग से। उस समय एनडीसी न्यूज में भी रही थी दिसंबर 2012 में। तो इस वजह से शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सही आंसर होना चाहिए था, जो लगभग उस समय सभी लोगों ने बताया, आज भी कई लोग मानते हैं, वो ये कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, क्योंकि नेशनल इनकम की बात की गई है, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री ए। लेकिन यूपीएससी ने जो इसका आंसर माना है वो है डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। लेकिन जब आप देखते हैं तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस को जीडीपी में काउंट करते हैं, क्योंकि एक साल में
विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोला जाता है कि लगभग 1 साल माना जाता है। 1 साल के अंदर एक देश के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुई है उसकी मनी वैल्यू क्या है, इसको जीडीपी बोला जाता है। और अगर ये मनी वैल्यू जो फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस की, इसमें अगर नेशनल्स की जोड़ ली जाए केवल, जिसमें से बाहर नेट फैक्टर इनकम जो अब्रोड से है उसको बाहर कर दिया जाए, मनी वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड है बाई नेशनल्स अगर कर दिया जाए, तो नेशनल इनकम निकल के सामने आ जाती है। जो इसका आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन यूपीएससी ने जो अपनी ऑफिशियल आंसर की में आंसर माना है वो है डी। अब इसका क्या कारण है पता नहीं। लेकिन अगर बात करें नेशनल इनकम की, तो जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की प्रोड्यूस विद इन टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, उसको बोला जाता है, जिसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हो गया ये कंजम्पशन, उसके बाद हो गया इन्वेस्टमेंट, इसके बाद हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। साथ ही बात करें तो अगर हम देखें जीडीपी क्या होता है, जीडीपी तो हमने देख लिया, जीडीपी जनरली जिसको बोला जाता है मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री विद इन ए वन पीरियड, 1 ईयर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी हो गया। और जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, तो ये निकल के आता है जीएनपी। जीएनपी में से जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, डिप्रेशिएशन, तो ये निकल के आता है एनएनपी, नेट नेट प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, एनएनपी एमपी। और एनएनपी एमपी में से जब हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज, तो निकल के आएगा नेशनल इनकम, जो फॉर्मूला है। पर यूपीएससी ने इसका आंसर माना डी, तो हम उसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 2013 के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड्स। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीन ऑप्शन में से तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, आरआरबी, नाबार्ड और लैंड डेवलपमेंट बैंक, एलडीबी। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रेडिट असिस्टेंस देते हैं डायरेक्टली, सीधे ही ऋण सुविधा देते हैं रूरल हाउस होल्ड्स को। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन नहीं देता, सच्चाई ये है। क्योंकि अगर आप देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड, आपको इतना सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपको आरआरबी के बारे में पता हो, कोई मतलब नहीं है आपको। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स देते नहीं देते पता हो नहीं पता, कोई मतलब नहीं। आपको ये पता होना चाहिए सिंपल कि नाबार्ड का रोल क्या है। और ये बेसिक नॉलेज है नाबार्ड के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना। नाबार्ड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए नाबार्ड कब बना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। तो नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड बना था 1982 में। सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए। नाबार्ड एक्ट आया था 1981 में, उसके तहत बना, स्टेट्यूटरी बॉडी है। किसकी रिकमेंडेशन बना? तो बी शिवरमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन में ये बना था। 1975 में कमेटी बनी थी, इसने रिकमेंडेशन दी थी, उसकी कमेटी में ये बना था। आज के समय में बात करें तो पहले इसको आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते थे। आज कौन ओन करता है इसको? कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, 100%। और ये सुपरवाइज करता है आरआरबी को, कोऑपरेटिव बैंक को। और एक चीज जो नाबार्ड के बारे में आप बेसिकली सबको पता होती है कि नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता, नाबार्ड करता है रीफाइनेंसिंग। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड और बैंकों को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, मल्टी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनको वो रीफाइनेंस करता है ताकि वो आगे रूरल हाउस होल्ड को असिस्टेंस दे सके। आपको केवल नाबार्ड पता होना चाहिए था, जो यूपीएससी की डिमांड थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाबार्ड डायरेक्ट ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। दो गलत है, और जब दो गलत है तो आंसर आता है 1 3, और यही सही आंसर है। ये है यूपीएससी की ट्रिक। और ये कोई ट्रिक नहीं होती, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यूपीएससी क्या जानना चाह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इसलिए नाबार्ड डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं देता, नाबार्ड नाबार्ड कहता था इंटरमीडिएट जो कि रीफाइनेंस करता है उनको करने का काम, जो कि जिसमें आरआरबी आ गई, या फिर और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, रीजनल रूरल बैंक है, इनको नाबार्ड रीफाइनेंस करने का काम करता है, ना कि डायरेक्ट ऋण सुविधा प्रदान करता है रूरल हाउस होल्ड को। इसको आप वैसे ही गलत करोगे। आपको नाबार्ड पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि नाबार्ड ये काम नहीं करता है, और आंसर निकल के आता है 1 3, जो कि सही आंसर है। तो इस तरह से हमारा 2013 का ये पेपर खत्म होता है। और हमें जो अब काम करना है मेनली 2014 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कल से हम चाहेंगे कि इसमें 10 क्वेश्चन की जगह शायद 20 या 25 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये सीरीज खत्म हो और आपको भी सारे क्वेश्चंस के ट्रिक पता हो। जिसको मैं ट्रिक नहीं कहता हूँ जनरली, पर आपको आप समझे उन क्वेश्चनों को कि एक्चुअली यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करता है, क्या यूपीएससी जानना चाह रहा है हमसे, तो उन चीज़ों को आप समझें। और आप भी अपनी तरफ से एक, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, इतना सा काम कर सकते हैं कि 10 साल के जो पेपर हैं
उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बिल्कुल क्लीन, क्लीन एंड क्लियर। उसमें आपको कुछ भी पेन से या पेंसिल से यूज़ नहीं करना है, आपको केवल उन पेपर को देखना है। जब आपको टाइम मिलता है पूरे दिन भर में, आप दिन भर में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद 5 मिनट आपको लगता है फ्री हो लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। उस समय आपको केवल वो पेपर उठाना है, आपकी टेबल पे होने चाहिए पिछले 10 साल के पेपर। अभी लगभग 75 दिन के आसपास बचे हुए हैं, 75 डेज बचे हुए हैं एग्जाम में आपके। 10 साल के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टेबल पे होने चाहिए हर समय। और आपको कुछ नहीं करना, जब आपको 5 मिनट मिलते हैं दिन भर में, अगर आप इसे इस तरह से 5-5 मिनट निकाल के आपने 3-4 बार भी उन क्वेश्चन को देख लिया, आपको केवल केवल उन क्वेश्चंस को देखना है और कुछ नहीं करना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म किया गया है, इसमें इस तरह से ऑप्शंस फॉर्म किए गए हैं। क्योंकि एग्जामिनर की थिंकिंग को जब आप पकड़ने लगेंगे, जब आप सोचेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, फिर आपके लिए प्रीलिम्स पेपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। क्योंकि अगर उस हिसाब से जाएँगे, तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, और यूपीएससी का क्या पैमाना है क्वेश्चंस फॉर्म करने का, किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये आप सब समझते हैं कि कट ऑफ 50% से ऊपर नहीं जाती। कितने इंटेलिजेंट आप हो जाओ, कितना ही पढ़ लो, कितना ही रिवीजन कर लो। तो आपको ये पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अगर पीवाईक्यूज का आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप और एस्पिरेंट से लगभग 10 से 15 या 20 क्वेश्चन एज पे रहते हैं, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन का और सिलेक्शन नहीं होने का प्रीलिम्स में। तो इसलिए पीवाईक्यूज फोकस कीजिए, हम तो इसको कंप्लीट कराएंगे ही, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं, 10 साल के पेपर आपको सामने रखने हैं, उनमें कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना सा करना है, उनको आप देख लीजिए जब आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, केवल क्वेश्चंस को देखिए, समझिए उसके अंदर क्या पजल है, किस तरह से यूपीएससी फॉर्म कर रहा है। और जब आप उस हैबिट डेवलप कर लेंगे, उस तरह की हैबिट को समझने की, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। जब 28 मई को आप पेपर देने बैठेंगे, तो आप सब समझते हुए जाएँगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, इसमें ये पूछना चाह रहा है, और वो बहुत ईज़ी होगा आपके लिए। उसका रिज़ल्ट अभी आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन उस दिन आपको रियलाइज़ेशन होगा। चलिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।